हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं खान सर का न्यू बैच जो कि ज्योग्राफी का है, जो कि 4 जुलाई 2024 का स्टार्ट हुआ था। उसका हम लोग पीडीएफ के द्वारा हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जो कि इंडियन ज्योग्राफी। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भारत का भूगोल, देखिए पहला टॉपिक है इसका हिमालय पर्वत एवं मैदान। देखिए आप लोग का इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। हम लोग का पहला चैप्टर है हिमालय पर्वत एवं मैदान। देखिए, कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना मुख्यतः अंतर्जनित व बाह्यजनित बलों एवं प्लेटों के क्षैतिज संरचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है। मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना मुख्यतः अंतर्जनित व बाह्यजनित बलों एवं प्लेटों के क्षैतिज संरचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या है, ये अस्तित्व में आई है। भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। भारत के धरातल में क्या होता है, अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कहीं पहाड़, पठार, नदी, गड्ढा तो कहीं पर सपाट मैदान पाया जाता है। देखिए, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना कितना परसेंट है, 10.7% क्या है, तो पर्वतीय भाग है। 10.7% क्या है, पर्वतीय भाग है। और 18.6% क्या है, पहाड़ियाँ हैं। ठीक, 27.7% क्या है, पठारी क्षेत्र है। क्या है, पठारी क्षेत्र है। उसके बाद देखिए मैदान कितना है, मैदानी भाग 43%। कितना हो जाएगा, 43% भाग पे मैदानी क्षेत्र है। भारत को निम्नलिखित भौगोलिक भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित भौगोलिक भागों में बांटा गया है। पहला दिया गया है कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, जिसको हम लोग कहते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा में है कि उत्तर भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र है, यानी उत्तरी मैदान। तीसरा में है कि भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। चौथा में है प्रदीपीय पठार। ठीक, और पांचवा में हो जाएगा तटीय मैदान। और छठवां में हो जाएगा भारतीय द्वीप। कितने भागों में, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर वहीं से आ जाएंगे भारतीय मरुस्थल जो कि राजस्थान में है, और चौथा हो जाएगा प्रदीपीय पठार जो कि साउथ भारत की तरफ है, और तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान जो कि कोस्टल एरिया है, जो समुद्र से लगने वाला क्षेत्र है। और अगला है कि भारतीय द्वीप। ठीक ना, जैसे अंडमान द्वीप हो गया, ये सब मिलाकर। नेक्स्ट है, अगला यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक, दिया गया है कि भारत के जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक के उत्तर का पर्वतीय प्रदेश विस्तृत है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, भारत के जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक, और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश विस्तृत है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश विस्तृत है कहाँ से, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, और नदियाँ, नदियाँ, नदी एवं नदी घाटियाँ के सहारे हिमालय पर्वत का सीमांकन पश्चिम में सिंधु नदी की घाटी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई एवं चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की है। कितना है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 2500 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक, जैसे गंगा नदी की लंबाई कितना हो जाएगा, 2525। ठीक, इसकी इसकी 160 से 400 किलोमीटर तक है। ठीक, चौड़ाई। ठीक ना, देखिए इस पर्वतमाला का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। अगला हम लोग का है, अगला कह रहा है कि इसकी औसत ऊंचाई, देखिए इसकी औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6000। अगला फिर कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में कई पर्वत श्रेणियां हैं, परंतु उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता अलग है। उत्तर, देखिए भारत में कई पर्वत श्रेणियां हैं, परंतु उत्तर के पर्वत क्षेत्र की विशेषताएं क्या है, अलग है। एशिया महाद्वीप की 94
सबसे अधिक चोटियों में से 92 इसी पर्वत पर माला पर है। एशिया महाद्वीप की 94 सबसे अधिक चोटियों में से 92 इसी पर्वतमाला पर है। ठीक, किस पे? हिमालय पे। हिमालय एक नवीन मुर्दार पर्वत है। कैसा पर्वत है? नवीन मुर्दार पर्वत है। इसकी उत्पत्ति अल्पाइन भू संरचना के तहत टर्सरी काल में हुआ है। अल्पाइन भू संचालन के यानी भू को खिसकने से हुआ। ठीक ना, जहाँ की वहाँ पे पहले क्या था, जहाँ हिमालय था वहाँ पे टेथिस सागर था। ठीक, हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियां में बांटा गया है। ठीक, हिमालय पर्वत श्रेणियों कितने? 4। पहला हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो कि 6000 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा बृहद या आंतरिक हिमालय। बृहद या आंतरिक हिमालय जो कि 6100 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा लगभग। तीसरा हो जाएगा लघु या मध्य हिमालय। ठीक ना, 3500 मीटर से 4500 मीटर हो जाएगा। चौथा हो जाएगा शिवालिक हिमालय, 600 से 1500 मीटर हो जाएगा। अगला हम लोग का है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्षेत्र यह यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है। कहाँ पे है? तिब्बत में है। इसीलिए इसे तिब्बती हिमालय या तेंथिस हिमालय भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। क्या है? वनस्पतियों का अभाव है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की यहाँ पर टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती है। टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन युग की तक की चट्टानें पाई जाती है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। कौन सा? ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से है। किस चट्टान से? अवसादी चट्टान। देखिए ट्रांस हिमालय 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक, अब काराकोरम को देखते हैं हम लोग। देखिए काराकोरम यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। क्या है? यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। ठीक, काराकोरम की नुब्रा घाटी में भी सियाचिन ग्लेशियर है। काराकोरम की नुब्रा घाटी में भी क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? K2, जो कि इसको हम लोग गार्डन अस्टीन के नाम से जान जाते हैं। इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8611 मीटर। देखिए काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा, सर्वोच्च चोटी हो जाएगा। ठीक है, और K4 ये गैसर ब्रूम का अन्य प्रमुख चोटियां हो जाएगा। देखिए काराकोरम श्रेणी की प्रमुख ग्लेशियर, काराकोरम में कौन कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर जो कि 72 किलोमीटर है लगभग में। बायोफो ग्लेशियर 63 किलोमीटर हो जाएगा। और बाल्डेरो ग्लेशियर 62 किलोमीटर। हिस्पर ग्लेशियर 61 किलोमीटर। काराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ से मिलती है। पामीर की गांठ से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी तक विकसित है। ठीक, दूसरा हम लोग देखेंगे लद्दाख श्रेणी। ठीक ना, यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। इस श्रेणी का पूर्व भाग कैलाश श्रेणी है। यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है लद्दाख श्रेणी। इस श्रेणी का पूर्वी भाग कौन सा हो जाएगा? कैलाश श्रेणी। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन सा हो जाएगा? राकापोसी। कौन सा हो जाएगा? राकापोसी हो जाएगा, जो कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। इसकी श्रेणी में, इसी श्रेणी में हो जाएगा, लद्दाख श्रेणी में स्थित है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी संयुक्त नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। अगला है कि जास्कर श्रेणी। देखिए जास्कर श्रेणी यह लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। यह लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय कहाँ है? तो उत्तर में स्थित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी स्थित है। कौन सा हो जाएगा? सिंधु नदी स्थित हो जाएगा। पूछता है क्वेश्चन कि लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच कौन सा नदी स्थित है? सिंधु नदी। इस श्रेणी में स्थित नामचा बरवा इस श्रेणी में स्थित बारालाचा दर्रा एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश लाहौल जिला को लद्दाख के लेह जिला से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश कौन सा जिला? लाहौल जिला, और लद्दाख का लेह जिला से जोड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि काराकोरम हो जाएगा यहाँ पे K2, उसके बाद लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल। अगला दिया गया है बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय।
बृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय। इसे महान या सर्वोच्च हिमाद्री तथा मुख्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक, हिमालय के इस भाग का कोड ग्रेनाइट से बना है। किसका बना है? ग्रेनाइट से बना है। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है। कौन सा? हिमालय की सबसे ऊंची, बृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय। ठीक, देखिए यह सादा हिमच्छादित रहता है, यानी सालों भर हमेशा ये बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसकी औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा? 6100 मीटर हो जाएगा। ठीक ना। विस्तार दिया है, ठीक ना, विस्तार यहाँ पर दिया है, नांगा पर्वत से नामचा बरवर पर्वत तक है। ठीक, नांगा पर्वत से नामचा पर्वत तक है। विश्व की सर्वाधिक चोटियाँ इसी श्रेणी में पाई जाती है। कौन सा श्रेणी? ये हो जाएगा बृहत, यहाँ आप देख सकते हैं बृहत एवं आंतरिक हिमालय। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। कहाँ पे हो जाएगा? नेपाल में। इसे नेपाल में सागर माथा, तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वतों की रानी। यहाँ अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं, जैसे क्युमाई हिमालय में मिलाम, गंगोत्री हिमनद और सिक्किम में जेमू हिमनद है। कुमाई हिमालय में मिलाम व गंगोत्री हिमनद है। फिर वहीं बात कर लेते हैं कि सिक्किम में जेमू हिमनद है, जो कि लगभग 20 किलोमीटर है। सामान्यतः हिमनद की लंबाई 3 से 5 किलोमीटर होती है। कितना होती है? 3 से 5 किलोमीटर होती है। यहाँ गंगा एवं यमुना का उद्गम स्थल है। ठीक है, इसी पर्वत श्रेणी के में अनेक दर्रा है, जैसे कि कश्मीर में जोजिला और बोर्जिला दर्रा हो जाएगा। कश्मीर में जोजिला और बोर्जिला दर्रा। देखिए यहाँ पर बृहत हिमालय की चोटियाँ कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए, नंगा, कामेट, नंदा, ये तीनों कहाँ पर हो जाएगा? तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक ना, ये यूके में हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। नंगा, कामेट, नंदा याद रखिएगा। वहीं फिर बात कर लेते हैं धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट, ये कहाँ पर हो जाएगा? और मैकालू, ये कहाँ पर हो जाएगा? ये नेपाल में हो जाएगा। ठीक ना। और कंचनजंगा ये हो जाएगा सिक्किम में। नामचा बरवा कहाँ पर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि प्रमुख शिखरों की ऊंचाई मीटर एवं घटते क्रम में। देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाएगा 88-48, या हम लोग इसको कहते हैं 88-50 भी कहीं कहीं देता है। ठीक है, और कंचनजंगा जो कि 85-98 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू को हो जाए कितना? 84-81। ठीक, धौलागिरी 81-72, नांगा पर्वत 81-26, अन्नपूर्णा 80-78, नांदा देवी हो जाए कितना? 78-17, कॉमेट हो जाएगा 77-56। ठीक ना, इसको आप लोग याद करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। देखिए कॉमेट पर्वत के पश्चिम में बंदरपूछ, कॉमेट पर्वत के पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? बंदरपूछ। और यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ है। ठीक, देखिए लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हिमाचल श्रेणी कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ पे है? तो मुख्य हिमालय के दक्षिण में। मुख्य हिमालय कहाँ पे है? दक्षिण में हो जाएगा। ठीक ना। इसकी चौड़ाई हो जाएगी कितना? 80 से 100 किलोमीटर, 80 से 100 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा? देखिए औसत इसका ऊंचाई हो जाएगा 3700 से 4500 मीटर हो जाएगा। ठीक ना। लघु हिमालय की ढाल पर कुड़धारी एवं छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग कहते हैं। ठीक, और उत्तराखंड में इसको हम लोग बुग्याल या प्यार कहते हैं, बुग्याल या प्यार कहते हैं। ठीक, देखिए नोट में दिया गया है कि गुलमर्ग शीतकालीन खेलों के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। गुलमर्ग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक ना। देखिए विवर्तनिक दृष्टि से यह हिमालय प्रायः शांत है। विवर्तनिक दृष्टि से यह हिमालय प्रायः क्या है? शांत है। भारत का प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान या पर्यटक स्थल शिमला, मैसूरी, चकत्रा, चकराता, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग, डलहौजी आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यह श्रेणी लघु हिमालय के निचले भाग में अर्थात लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाती है। प्रमुख देखिए घाटियां यहाँ पर दिया गया है। काश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी। ठीक, देखिए लघु हिमालय को पश्चिम से पूरब तक निम्न श्रेणियां में बांटा जाता है। लघु हिमालय में कौन कौन आता है? कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, ये सब आता है। अब हम लोग देखते हैं पीर पंजाल श्रेणी।
ठीक है। इसका विस्तार झेलम और ब्यास नदी के मध्य तथा कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार कहाँ है? कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। और झेलम और ब्यास नदी के मध्य है। यह श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी एवं महत्वपूर्ण श्रेणी है। मध्य हिमालय की क्या है? सबसे लंबी एवं महत्वपूर्ण हिमालय है। इसी में पीर पंजाल दर्रा कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ती है एवं बनिहाल दर्रा श्रीनगर को से जम्मू से जोड़ता है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। नोट में देखिए दिया गया है कि जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा के ठीक नीचे इसी सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसे वर्तमान में NH-1A की जगह NH-44 के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ा NH हाईवे NH-44 है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित हो जाएगा। यह मनाली को लेह से जोड़ता है, ठीक ना। और रोहतांग दर्रा को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब आ जाएगा अटल सुरंग। देखिए, रोहतांग दर्रा शीत ऋतु में बर्फ से जम जाता है। अटल सुरंग जो कि रोहतांग दर्रा शीत ऋतु में बर्फ से क्या होता है? जम जाता था, जिसके कारण उसी क्षेत्र में कम ऊंचाई पर इसी सुरंग का निर्माण किया गया। यह विश्व का सबसे लंबा 9.02 किलोमीटर राजमार्ग टनल है। अगला हम लोग का है धौलाधर श्रेणी, ठीक। देखिए, धौलाधर श्रेणी इसका विस्तार जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में है। धौलाधर इसके विस्तार कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में है। देखिए, धौलाधर पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक ना। धौलाधर पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। कांगड़ा एवं कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां इसी क्षेत्र में है, धौलाधर क्षेत्र में है। नाग टिब्बा श्रेणी का विस्तार कहाँ पे हो जाएगा? नेपाल में हो जाएगा। कहाँ पे? नेपाल। महाभारत, देखिए महाभारत श्रेणी इसका विस्तार कहाँ पे हो जाएगा? नेपाल में हो जाएगा। नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी का विस्तार नेपाल में हो जाएगा। लघु हिमालय और बृहत हिमालय के बीच दो घाटियां का विकास हुआ है। लघु हिमालय और बृहत हिमालय के बीच दो घाटियां का विकास हुआ है। कश्मीर घाटी, उसके बाद काठमांडू घाटी, कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी, ठीक। नोट में दिया गया है कि कश्मीर घाटी तथा काठमांडू घाटी की संरचना झीलों के निक्षेपण से हुई है। कश्मीर घाटी तथा काठमांडू घाटी की संरचना झीलों के निक्षेपण से हुई है, ठीक। शिवालिक हिमालय, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ते हैं शिवालिक हिमालय। इसको हम लोग पादीय प्रदेश भी कहते हैं। सबसे निचला हिस्सा इसे उप हिमालय या बा हिमालय या नवीन हिमालय या पादस्थली भी कहते हैं, ठीक। यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, जो लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। इसकी उत्पत्ति हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां या लाए गए अवसादों के निक्षेपण एवं उनमें वलय पड़ने से हुई है, ठीक ना। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां द्वारा लाए गए अवसाद, ठीक ना, के निक्षेपण से हुआ है। कौन सा? शिवालिक हिमालय की। ये घाटियां बजरी एवं जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई। बजरी यानी छोटे छोटे जो होता है पत्थरों से टूट फूट कर बनता है, जो कि गोल गोल टाइप का होता है, ठीक ना। देखिए, अगला हम लोग का यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि इसका निर्माण मायोसीन से प्लेटिसिन काल तक हुआ है। इसका निर्माण मायोसीन से प्लेइस्टोसीन काल तक हुआ है। इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब के पटवार बेसिन से पूर्व असम के दिहांग तक हुआ है, ठीक है। शिवालिक का इसकी औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा? 600 मीटर से 1500 मीटर तक तथा औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक हो जाएगा। 10 से 50 किलोमीटर तक हो जाएगा, ठीक ना। अब पश्चिम हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भूगोल शास्त्रियों ने इसे मानक पर्वत का नाम दिया। प्राचीन भूगोल शास्त्रियों ने इसे मैनाक पर्वत, ठीक ना, मैनाक पर्वत का नाम दिया।
शिवालिक के निचले भाग को तराई तथा भांवर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई या भांवर क्षेत्र कहते हैं, जिसे गिरिपाद भी कहा जाता है, गिरिपाद भी कहा जाता है। ठीक, यह दलदली या वनाच्छादित प्रदेश है। कैसा है? तो दलदली और वनाच्छादित प्रदेश है। ठीक है, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती है, जिसे पश्चिम में दून यानी देहरादून और पूरब में द्वार यानी हरिद्वार कहा जाता है। ठीक ना, यह पश्चिम में सुलेमान पर्वत, पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? सुलेमान पर्वत, तथा पूरब में आराकाम योमा जो कि म्यांमार में हो जाएगा। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी कहाँ हो जाएगा? तो ये देखिए, सुलेमान हो जाएगा आपको अफगानिस्तान में। ठीक ना, शिवालिक का दक्षिण पूर्वी सुदूर भाग अंडमान में है। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया गया है ना, सुलेमान, आराकाम और देखिए डाफला अबोर मिस्मी, ये कहाँ पे हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक ना, अगला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच कौन सा लाइन अलग करता है? सचर जोन या हिंज लाइन। ठीक, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच हो जाएगा। ठीक है, और मध्य एवं शिवालिक के बीच कौन सा हो जाएगा? मेन सीमांत दर्रा, मेन बाउंड्री फॉल्ट हो जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि नदी घाटी के सीमाओं के आधार पर पश्चिम से पूरब तक हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। नदी घाटी के सीमाओं के आधार पर पश्चिम से पूरब तक हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। पहला हो जाएगा पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाई हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा हो जाएगा असम हिमालय, यानी 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित सर सिडनी बुराड द्वारा सर्वप्रथम पश्चिम से पूरब की ओर विभाजित घाटियों के आधार मानकर किया था। ठीक, किसने किया था 4 भाग में? सर सिडनी बुराड नामक व्यक्ति ने किया था। देखिए दिया गया है कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ठीक, इसका विस्तार सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य का मैदानी सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य का पर्वतीय भाग, जिसका लंबाई कितना हो जाएगा? 560 किलोमीटर हो जाएगा। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल प्रदेश में भी बांटा गया है। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल हिमालय में भी बांटा गया है। इस हिमालय के अंतर्गत महान हिमालय, पीर पंजाल श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, धौलाधर श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के अंतर के पर्वतीय प्रदेश आते हैं। कश्मीर हिमालय करेवा झीलीय निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जफरान की खेती होती है। नोट में दिया गया है, करेवा चिकनी मिट्टी होती है, करेवा चिकनी चट्टानी मिट्टी होती है। करेवा क्या होती है? चिकनी चट्टानी मिट्टी होती है। देखिए कुमाई हिमालय विस्तार सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य का विस्तार भाग, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 320 किलोमीटर। गंगा यमुना तथा रामगंगा नदी का उद्गम कुमाई हिमालय में ही होता है। गंगा यमुना तथा रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो कुमाई हिमालय में ही होता है। इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 320 किलोमीटर। नंदा देवी कोमेट, केदारनाथ, बद्रीनाथ तथा गंगोत्री इत्यादि इसी हिमालय की प्रमुख क्या है? पर्वत चोटियां हैं। इसके पश्चिम भाग गढ़वाल हिमालय तथा पूर्व भाग कुमाई हिमालय कहलाता है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च शिखर नंदा देवी, कितना हो जाएगा इसकी ऊंचाई? 78-17। ठीक, अगला हम लोग का हो जाएगा नेपाल हिमालय। ठीक ना, देखिए काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच कौन सा हो जाएगा? नेपाल हिमालय। इस नेपाल हिमालय हो जाएगा मध्य। इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 800 मीटर। सबसे बड़ा यही है नेपाल हिमालय। इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 800। इसके अधिकांश क्षेत्र नेपाल में स्थित है। केवल दक्षिण शिवालिक के क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्य में है। ठीक ना, विश्व का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला है असम हिमालय। देखिए असम हिमालय तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक कौन सा हो जाएगा? असम हिमालय। ठीक ना, दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी तक इसकी लंबाई कितना है? 750 मीटर, 750 किलोमीटर हो जाएगा। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान आते हैं। देखिए पूर्वांचल की पहाड़ी असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं। देखिए पूर्वांचल की पहाड़ी
दिया गया है, कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में स्थित हिमालयी पहाड़ियाँ को पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं। भारत के उत्तर पूर्व राज्य में स्थित हिमालयी पहाड़ियों को पूर्वांचल की पहाड़ी कहा जाता है। इन पहाड़ियों के नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप में से जाना जाता है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीर, अबोर, मिसमी तथा पटकाई वम पहाड़ी है। ये सब अरुणाचल प्रदेश में है पहाड़ पर्वत। ठीक ना। नेक्स्ट है कि मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा मिजोरम, मिजो लुसाई ब्लू पिक के। ठीक ना। नागालैंड में नागा पहाड़ी सारामती। ठीक। त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी। असम हो जाएगा मिकिर भुवन रेंगमा ब्रेल। ठीक है। और मेघालय में हो जाएगा गारो खासी जयंतिया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक ना। उत्तर का विशाल मैदान दिया है, कह रहा है कि उत्तरी भारत में मृदा का निर्माण 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। उत्तर भारत के मृदा का निर्माण 3 प्रमुख नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ठीक। विस्तार दिया गया है कि पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, जिसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना 2400 किलोमीटर हो जाएगा और चौड़ाई हो जाएगा 240.320 किलोमीटर तथा कुल क्षेत्रफल 7.8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक ना। लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट कहना है कि समृद्ध मृदा आवरण, पानी के पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। इसलिए यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र भी है। ठीक है। और इस विशाल मैदान का विभाजन मुख्यतः 6 भागों में किया जाता है। पहला हो जाएगा कि भाबर, फिर खादर या कछारी, इसको कहते हैं तराई, फिर रे या कल्लर, बांगर, फिर डेल्टा हो जाएगा। देखिए, भाबर दिया गया है, कह रहा है कि यह प्रदेश 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई वाली सक्करी पट्टी के रूप में स्थित हो जाएगा। यह शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़ों, जलोढ़ पंख आदि का निक्षेप होता है, इसे भांवर कहा जाता है। यह प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है, भांवर। ठीक ना। इस प्रदेश में नदियाँ लुप्त हो जाती है, यानी अंदर छुप जाती है धरती के। अगला है तराई। देखिए, भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहाँ भाबर लुप्त है। देखिए, भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहाँ भाबर की लुप्ति होती है। भाबर क्या होती है? लुप्ति हो जाती है। ठीक है। नदियाँ फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती है, तराई प्रदेश कहलाता है। ठीक है। इसका अधिकांश भाग दलदल होता है। यहाँ पर वन तथा विभिन्न प्रकार की वन प्रणाली पाई जाती है। ठीक है। कांप प्रदेश या जलोढ़। ठीक है। कांप रेत की कम मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति होती है। इस मिट्टी को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी। ठीक ना। बांगर मिट्टी, देखिए, बांगर मिट्टी उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मैदान की अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ नदियाँ की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, अतः यहाँ पुरानी कांप मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है। भूर या भूड़, बांगर प्रदेश में हवा के अवक्षय के कारण जब भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है और वहाँ कंकरेली भूमि बच जाता है, ऐसी भूमि को ही हम लोग भूर कहते हैं। क्या कहते हैं? भूर कहते हैं। इसका विकास ऊपरी गंगा यमुना द्वीप के क्षेत्र में हुआ है। ठीक है। गंगा की पश्चिम डेल्टा, विशेषकर बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में बांगर को वारिंद मैदान के नाम से जानता है, वारिंद मैदान के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, खादर दिया है, खादर मिट्टी प्रदेश, जहाँ बाढ़ की पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? खादर मिट्टी। इसे नदियाँ का बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश कहते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी क्या होती है? नवीन हो जाती है। पंजाब में इस प्रकार की भूमि को बेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेट। विस्तार देखिए कहाँ पर है? बिहार,
पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। खादर भूमि की मृदा में चीका की प्रधानता होती है। चीका जो मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। चीका, चूना, लोहा, क्ले की प्रधानता। चीका का मतलब होता है कि इसमें कि चूना, लोहा और क्ले की प्रधानता होता है। इसका रंग हल्का बालू एवं कंकड़ युक्त होता है। ठीक ना। अब रेह, रेह क्या है देखिए, बांगर मिट्टी के दक्षिण में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है वहीं पर कहीं कहीं एक नमकीन परत या सफ़ेद परत बिछी हुई होती है। इसे ही हम लोग रेह या कलर कहते हैं। यह यूपी तथा हरियाणा, पंजाब के शुष्क भागों में पाई जाती है। अब देखिए डेल्टा, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है जो भारत एवं बांग्लादेश में विस्तृत है। अगला देखिए है यहाँ पे देखिए हिमालय, हिमालय के बाद भाबर, फिर तराई, उसके बाद हो जाएगा बांगर, बांगर के बाद हो जाएगा खादर। ठीक है, उसके बाद रिवर नदी घाटी में चल जाती है। यानी देखिए अगला यहाँ पर दिया गया उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन देखिए, सिंधु नदी, सिंधु तंत्र का मैदान। उत्तर मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज द्वारा निर्मित किए गए मैदानों का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में कहाँ पहुँचेगा, पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक ना। इन 5 नदियों का संगम पाकिस्तान के मिठानकोट नामक जगह पर होता है। कहाँ पर होता है, मिठानकोट। भारत में पंजाब एवं हरियाणा का पश्चिम भाग शामिल है। इस क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। ठीक ना। दोआब, दोआब का मतलब दो प्लस आब यानी पानी, दो नदियों की बीच का क्षेत्र। देखिए पहला है कि सिंधु और झेलम का दोआब, सिंधु सागर दोआब कहलाता है। दूसरा है चिनाब और झेलम का दोआब, जाज दोआब कहलाता है। रावी और चिनाब का दोआब, रचना दोआब कहलाता है। चौथा है कि ब्यास और रावी का दोआब, ऊपरी दोआब या बाहरी दोआब कहलाता है। ब्यास और सतलज का दोआब क्या कहलाता है, विस्त दोआब कहलाता है। नेक्स्ट दिया है कि गंगा का मैदान। देखिए इस मैदान का विस्तार यमुना से लेकर पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक है। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक है गंगा की। ठीक है। देखिए यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी निक्षेप क्रिया द्वारा होता है। निक्षेप क्रिया, क्रिया यहाँ पर होना चाहिए, निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया है। इस मैदान पर नदियाँ का जल फैला हुआ है और प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी यहाँ लाकर निक्षेप करती है और भू आकृति दृष्टि से बांगर और खादर इसके 2 भाग हैं। ठीक है। देखिए मैदान को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान दिल्ली से प्रयागराज, ठीक ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश का है। मध्य गंगा का मैदान प्रयागराज से फरक्का, उत्तर प्रदेश, बिहार। निम्न गंगा का मैदान ये हो जाएगा गंगा के डेल्टाई प्रदेश, बिहार प्लस बंगाल। देखिए यहाँ पर दिया है ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान में हो जाएगा इसका विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा है। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, घाघरा है। मध्य गंगा का मैदान विस्तार यहाँ पे हो जाएगा, यह उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है। देखिए मध्य गंगा में गोखुर झील अधिक पाई जाती है क्योंकि इस भाग में नदियाँ विसर्प के रूप में बहती है। यहाँ खादर भूमि की अधिकता होती है, इसके कारण यह मैदान अत्यंत ही उपजाऊ होती है। यह मैदान नदी के अपवाह मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है, अर्थात बाद में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। कोसी नदी इसका उदाहरण है। कोसी नदी क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। देखिए निम्न गंगा का मैदान हिमालय की तलहटी से लंबाकार गंगा के डेल्टा तक पश्चिमी बंगाल में हो जाएगा निम्न गंगा का मैदान। इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। ठीक है। और यह भाग अधिकतर दलदल युक्त बना होता है निम्न गंगा का मैदान। ठीक ना। गंगा के देखिए गंगा के मैदान में जहाँ जहाँ गर्त यानी नीचे भूमि धंसी हुई है तो भूमि पाई जाती है, जिससे पटना के इलाके में जल्ला या मोकामा के निकट टाल कहते हैं। पटना के इलाके में जल्ला, मोकामा के निकट क्या कहते हैं, टाल,
पश्चिम बंगाल में पानी से भरे ऐसे नीचे भूमि गर्त को बिल क्या कहते हैं, बिल, ठीक ना। और जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वत द्वीप एवं तराई का क्षेत्र दुआर कहलाता है। क्या कहलाता है? दुआर। देखिए ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे असम घाटी ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। यह तीनों ओर से पर्वतों तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसे मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियां द्वारा किया गया है। यह मैदान भारत के क्या है, सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है तथा यहाँ मुख्य रूप से धान एवं पटसन की खेती होती है। देखिए मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं और ऐसे ही एक द्वीप असम में क्या है, माजुली द्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया है भारत की उत्तरी मैदान, ठीक ना। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय मरुस्थल, ठीक है। देखिए भारतीय मरुस्थल दिया है, कह रहा है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे विशाल भारतीय मरुस्थल राजस्थान एवं मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल या थार मरुस्थल कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल कहाँ पे है, तो राजस्थान में हो जाएगा, उसको हम लोग थार मरुस्थल कहा जाता है, ठीक ना। और पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है, जिसके कारण यह एक शुष्क गर्म प्रकृति का मरुस्थल और वनस्पति रहित क्षेत्र है। मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। क्या था? समुद्र का हिस्सा। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इस क्षेत्र का अंत कच्छ के रण में हो जाता है। कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। लूनी के उत्तर के क्षेत्र को थाली या बालू का मैदान कहते हैं। लूनी के उत्तर के क्षेत्र को थाली या बालू का मैदान कहते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल हो जाएगा, ठीक ना। भौतिक अक्षय एवं वनों द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियाँ, देखिए बरखान, छत्रक, चट्टानें, रेत के टीले और मरुद्यान दक्षिण भाग में है। देखिए आप लोग का ये पहला चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया। देखिए दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक ना। हम लोग का ये पहला चैप्टर था, इसका हम लोग का नाम क्या था, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि हिमालय पर्वत का मैदान, हिमालय पर्वत एवं मैदान। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।